सख्त मना है। कहते हैं कि 100 साल पहले वहाँ एक म्यूजिक टीचर थी, मिस एवलिन। वो बच्चों को संगीत सिखाने के मामले में बेहद क्रूर थी। गलत सुर लगाने पर वो बच्चों को लोहे की रॉड से पीटती थी। एक रात गुस्से में आकर कुछ बच्चों ने उन्हें उसी म्यूजिक रूम के अंदर बंद कर दिया। दम घुटने से उनकी मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है कि सरसराहट आ रही थी। ओल्ड विंग का मुख्य दरवाजा भारी लकड़ी और लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। आरव ने अपनी जेब से कटर निकाला और उस जंग लगी जंजीर को काटने लगा। चर चर, लोहे के कटने की ये आवाज रात के सन्नाटे में बहुत भारी लग रही थी। आरव भाई, प्लीज यार, वापस चलते हैं। मेरी रीढ़ में अजीब सी कंपन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें उस अंधेरे में से देख रहा है। आरव ने कहा, चुप कर कबीर, बस कुछ देर की बात है। नेहा को सुबह उसकी हार का सबूत देंगे। और एक जोरदार धक्के के साथ दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक चीख जैसी आवाज हुई। अंदर कदम रखते ही हवा का तापमान अचानक बदल गया। बाहर जितनी ठंड थी, अंदर उससे कई गुना ज्यादा जमा देने वाली ठंडक थी। हवा में पुरानी लकड़ी, सीलन और सदियों पुरानी धूल की महक थी। फर्श पर उनके जूतों की आवाज गूंज रही थी। वे दोनों एक लंबी गलियारे से गुजरे। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स के रंग उड़ चुके थे और कुछ पेंटिंग्स में इंसानों के चेहरे इतने विकृत लग रहे थे मानो वो उन्हें ही घूर रहे हों। जैसे ही वे पहली मंजिल की सीढ़ियों के पास पहुंचे, अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और बंद हो गई। आरव, टॉर्च बंद हो गई। आरव ने कहा, शांत रहो, बैटरी ढीली होगी। आरव ने टॉर्च को अपने हाथ पर पटका। टॉर्च जल गई, लेकिन जो रोशनी निकली वो अब पीली और बेहद धुंधली थी। उसी पल ऊपर की मंजिल से एक आवाज गूंजी। वो किसी पुराने बेसुरे पियानो की आवाज थी। कोई बहुत ही धीमी गति से पियानो पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुर बजा रहा था। आरव और कबीर के कदम वहीं रुक गए। आरव के चेहरे से भी अब मुस्कान गायब हो चुकी थी। तभी पियानो की धुन रुकी और एक बहुत ही भारी फटी हुई औरत की आवाज आई जो पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। आरव भाई, ये कोई प्रैंक नहीं है, ये वही टीचर है, भागो यहां से। लेकिन आरव का अहंकार अभी भी बाकी था। उसे लगा कि शायद नेहा ने पहले से ही वहां कोई ब्लूटूथ स्पीकर छिपा रखा है। रुको कबीर, मैं इस प्रैंक को पकड़ कर रहूंगा। आरव कबीर को खींचते हुए पहली मंजिल के उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे कमरे के करीब आ रहे थे, उनके मुंह से निकलने वाली सांसें भाप बनकर हवा में उड़ रही थीं। कमरे के बाहर तख्ती पर लिखा था, म्यूजिक रूम। आरव ने कांपते हाथों से म्यूजिक रूम के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का सन्नाटा और गहरा हो गया। पूरा कमरा कबाड़ बन चुका था। कोने में टूटे हुए वायलिन और सितार बिखरे पड़े थे और कमरे के ठीक बीचों बीच रखा था एक विशाल काले रंग का पुराना विक्टोरियन पियानो जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। वहां कोई नहीं था। देखा, कोई नहीं है यहाँ। अचानक उनके पीछे का भारी दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि उसकी गूंज से खिड़कियों के कांच चटक गए। कमरे की बत्तियां जो सालों से बंद थीं, एक पल के लिए भड़कीं और फिर बुझ गईं। अब कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आ रही चांद की हल्की रोशनी थी। और तभी उस बंद पियानो के भीतर से खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से लकड़ी को अपने नाखूनों से फाड़ रहा हो। तभी ब्लैकबोर्ड की तरफ से चौक चलने की आवाज आई। आरव ने कांपती टॉर्च वहां घुमाई। हवा में एक सफेद चौक खुद ब खुद चल रही थी। बोर्ड पर लिखा जा रहा था, तुम यहाँ सीखने आए हो या सजा पाने। इसके तुरंत बाद हवा में एक जोरदार चाबुक की आवाज आई और हवा में से ही बच्चों के रोने, चीखने और दया की भीख मांगने की आवाजें आने लगी। आरव की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कबीर, भागो, आरव चिल्लाया। दोनों ने मिलकर दरवाजे को कुल्हाड़ी की तरह पीटा और किसी तरह उसे खोलकर गैलरी की तरफ भागे। आरव हांफते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर के मेन गेट पर पहुंचा। कबीर, हम बच गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कबीर ऊपर ही छूट गया था। कबीर! तभी बाहर तेज आंधी के साथ बिजली कड़की। बिजली की कौंध में आरव ने ऊपर देखा।
फर्स्ट फ्लोर के म्यूजिक रूम की खिड़की पर कबीर खड़ा था। वो पागलों की तरह खिड़की के कांच को पीट रहा था। उसका मुंह खुला था जैसे वो चिल्ला रहा हो, लेकिन बाहर एक भी आवाज नहीं आ रही थी। आरव अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो दोबारा हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा। जब वो दोबारा म्यूजिक रूम में घुसा तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैर कांपने लगे। कबीर जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वो हवा में अपनी उंगलियां ऐसे चला रहा था मानो पियानो बजा रहा हो, और उसके मुंह से लगातार एक ही धुन निकल रही थी। उसके ठीक पीछे एक साया खड़ा था, एक औरत जिसने 100 साल पुराना सफेद गाउन पहना था, जो कीचड़ और खून से सना था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसके हाथ में लोहे की एक नुकीली रॉड थी। उसने अपनी भयानक गर्दन आरव की तरफ घुमाई और उसकी सड़ी हुई उंगलियों ने आरव की तरफ इशारा किया। वो हवा में तैरती हुई आरव की तरफ बढ़ी। आरव चिल्लाया और पीछे की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो सिर के बल नीचे गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आरव की आंख खुली तो वो स्कूल के अस्पताल में था। नेहा उसके पास बैठी रो रही थी। आरव, तुम ठीक तो हो? तुम अंदर क्यों गए? आरव ने कांपते हुए कहा। कबीर कहाँ है? वो ऊपर म्यूजिक रूम में फंस गया है। नेहा ने चौंक कर आरव को देखा और कहा, आरव, तुम क्या कह रहे हो? कबीर तो कल रात दिल्ली से शिमला आया ही नहीं। उसकी ट्रेन छूट गई थी। उसने रात को मुझे फोन करके बताया था। तुम ओल्ड विंग के अंदर अकेले गई थे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर रात भर उसके साथ जो चल रहा था वो कबीर नहीं, बल्कि उसी टीचर का फैलाया हुआ एक जाल, यानी एक छलावा था जो आरव को अंदर खींचना चाहती थी। आज भी सेंट थॉमस स्कूल की उस ओल्ड विंग से रात के ठीक 2 बजे पियानो के सुर और बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। सब्सक्राइब कर लें।